एक दो नैरेटिव हमारे दिमाग में एजुकेशन के जरिए डाल दिया गया कि मुगल आए थे यहां सत्ता के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बिजनेस करने। एक दूसरा फेक नैरेटिव ये भी डाला गया। सच्चाई यह है, कोई भी फॉरेन रूलर यहां ना बिजनेस करने आया न सत्ता के लिए आया। जितने मुस्लिम रूलर थे वो इस्लाम फैलाने आए थे, और जितने क्रिश्चियन रूलर थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटिश, वो केवल और केवल क्रिश्चियनिटी फैलाने आए थे। और हमारे ही परिवार के लोगों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। आज की डेट में वो गए, वास्तव में उनकी दो चार बच्चे होंगे तो बच्चे होंगे। उदाहरण के लिए आज की डेट में जितने मुस्लिम हैं 15वीं शताब्दी में सब वो हिंदू थे। 15वीं सेंचुरी में सारे हिंदू थे। अगर आप भारत में ढूंढिए कि विदेशी कितने मुस्लिम हैं तो आपको मुश्किल से 100 मिलेंगे। बुखारा वाले बुखारी मिल जाएंगे, मदीना वाले मदनी। मुश्किल से हार्डली 100 फैमिली हैं जो विदेश से आई हैं। बाकी सब के सब यही भारत के रहने वाले हैं, सब हिंदू हैं। कोई यादव था, कोई पटेल था, कोई पाटिल था, कोई सरोज था, कोई सिंह था, कोई, सब यहीं के रहने वाले थे। लेकिन उन विदेशियों ने जो यहां जहर घोला, उस जहर का नुकसान इतना हुआ। 1947 में बंटवारा किस आधार पे हुआ? किसका आधार पे हुआ? रिलीजन के आधार पे। और जो बटे, जो पाकिस्तान गए और जो भारत में हैं, एक्चुअल में वो सारे हिंदू, जिन्ना के दादा भी हिंदू। तो नतीजा, हमारे पूर्वजों से कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट गई। उसका नतीजा हुआ बंटवारा हुआ, इतना विभाजन हुआ, इतना मारकाट हुआ, नरसंहार हुआ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। विभाजन के पहले भी हुआ, विभाजन के बाद भी हुआ। तो समाधान क्या है? मेरा यह मानना है, अगर हम भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, भारत में शांति और समृद्धि चाहते हैं, भारत में खुशहाली चाहते हैं, हम कश्मीर से केरल सबको एक जोड़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले समान शिक्षा लागू करना चाहिए। और बहुत आसान है। पूरे देश के केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। पूरे देश के 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक है। नवोदय स्कूल के पूरे देश का सिलेबस एक है। पूरे देश में रेलवे चलती है, रेलवे का बोर्ड एक ही है, एक अलग अलग है। रेलवे बोर्ड एक ही है, दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है, बाकी उसके डिविजनल ऑफिस है। जब वन नेशन वन रेलवे बोर्ड हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। जैसे रेलवे बोर्ड एक दिल्ली में है, उसके डिविजनल ऑफिस अलग अलग जगहों पे हैं, ऐसे एजुकेशन बोर्ड एक दिल्ली में हो जाएगा, उसके रीजनल ऑफिस है आपके महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में, हर जगह अलग अलग हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे नहीं नहीं सिलेबस कैसे एक हो जाएगा? मैं आपसे पूछता हूं, पूरे देश के मैथ का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? मैथ अलग अलग पढ़ाने की जरूरत है क्या? एक ही पढ़ा सकते हैं। पूरे देश के फिजिक्स का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए। जूलॉजी का एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का एक हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश का एक हो सकता है कि नहीं? हिंदी का एक हो सकता है कि नहीं? संस्कृत का एक हो सकता है कि नहीं? सबका हो सकता है तो बचा क्या? सबका हो सकता है तो बचा क्या? अरे भाई, मान लो 10 किताब चलानी है तो 7 किताब सेंट्रल लेवल से चला लो, 3 किताब जो रीजनल हमारे ऑफिसेज रहेंगे, रीजनल एजुकेशन के बोर्ड रहेंगे, उनको 2-3 किताब अपना भी दे दो कि भाई महाराष्ट्र में आपकी महाराष्ट्र की हिस्ट्री बतानी है, महाराष्ट्र की ज्योग्राफी बतानी है, महाराष्ट्र का इन्वायरमेंट बताना है, तो 3 किताब अलग से यहां का चला लो। महाराष्ट्र का कल्चर समझाना है, 3-4 किताब यहां से चला लो, बाकी तो कॉमन हो सकती है। अगर पूरे देश में जीएसटी लागू है, उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल हो सकती है, तो पूरे देश में एजुकेशन की काउंसिल नहीं हो सकती है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है यही होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कह रहा है यही होना चाहिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देश के सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
आज की डेट में बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। आपका क्लैट का एक पेपर होता है, एनडीए का एक पेपर होता है, इंजीनियरिंग का एक पेपर होता है, एमबीए का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। आजकल तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन का भी सीयूईटी हो गया, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, और पेपर अलग अलग। तो बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? अगर आपने पेपर सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे सेट कर दिया, महाराष्ट्र बोर्ड वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? इंजीनियरिंग का पेपर या मेडिकल का पेपर या क्लैट का पेपर या एनडीए का पेपर, जो भी पेपर, आईएएस का पेपर, आपने अगर उसको सीबीएसई बोर्ड पे पैटर्न कर दिया तो बाकी 39 बोर्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिली नहीं, क्योंकि 39 लोग कुछ अलग पढ़ा रहे। जानते हैं यहां पे यूनिफॉर्म एजुकेशन हो क्यों नहीं पाया? इस देश के एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन माफिया चलाते रहे, कोचिंग माफिया चलाते रहे। ऐसा उन्होंने सिस्टम बना दिया कि भैया एक मत करो, और ऐसा भी सिस्टम बना दिया कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो, इसलिए बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, बिना कोचिंग किए वो क्लैट क्वालिफाई नहीं कर सकता, बिना कोचिंग किए आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर सकता, बिना कोचिंग किए वो एमबीबीएस में जा ही नहीं सकता। ऐसा है कि नहीं है? है किसी का बच्चा जो बहुत टैलेंटेड हो, बिना कोचिंग क्वालिफाई कर गया हो? बताइए जरा। कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम बना दिया। कोचिंग माफिया नहीं चाहते कि देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, प्रियम्बल, कि देश की एकता अखंडता को मजबूत करना आवश्यक है। मैं फिर उसी सवाल पे आ गया कि पहले एकता अखंडता इतनी थी, अब क्यों नहीं है? क्योंकि गुरुकुल में कॉमन सिलेबस था। जो हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी उसमें कॉमन सिलेबस था। इसके अनेकों एग्जाम्पल हैं। राजा दशरथ और सुमंत, दशरथ जी राज परिवार के, सुमंत नाविक का बेटा, एक ही साथ एक गुरुकुल में पढ़ते थे। आज की डेट में मंत्री और संतरी का बच्चा एक स्कूल में पढ़ सकता है क्या? पढ़ सकता है? क्लर्क और कलेक्टर का बच्चा एक स्कूल में पढ़ सकता है क्या? दोनों के अलग अलग क्लास है, अलग अलग स्कूलों की क्लास है। भगवान राम निषाद राज, एक क्षत्रिय एक निषाद, एक गरीब एक अमीर, एक ही गुरुकुल में पढ़े कि नहीं पढ़े? कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़े कि नहीं पढ़े? हमारे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था, कॉमन एजुकेशन सिस्टम था, कॉमन सिलेबस था, कॉमन करिकुलम था, और पूरी एजुकेशन सिस्टम 15 साल की थी, जो हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन, 555 मॉडल था हमारा। अंग्रेजों ने उसको लिया और उसको कॉपी पेस्ट मार के उसी 15 साल को अलग अलग डिवाइड कर दिया। 5 साल का प्राइमरी, 3 साल का जूनियर हाई स्कूल, 2 साल का सेकेंडरी, 2 साल का हायर सेकेंडरी, 3 साल का ग्रेजुएशन। आज भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है 15 साल का तो है। आप फर्स्ट से लेके बीएससी करते हो कितने साल में? 15 साल में। ये हमारा सिस्टम है। हम उसको सोचते नहीं हमने अंग्रेजों से सीखा है। एक्चुअल में हमारा सिस्टम है, अंग्रेजों ने हमसे कॉपी पेस्ट मारा। दूसरा, आज की डेट में जो हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी में या जूनियर में, उसका हमारे जीवन में क्या काम है? हमें बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की कथा बताई जाती है, हमारे जीवन में कोई काम है क्या उसका? a² + b² + 2ab कभी आपके जीवन में काम आया क्या? sin थीटा + cos थीटा आपके जीवन में कभी काम आया क्या? आप मुझे कभी सोचना इस पे। हमने जितना मेहनत किया, ट्यूशन लिया, मार मार के हमें पीट पीट के पढ़ाया गया 8वीं तक, उसका हमारे केवल गिनती पहाड़ा, इसका हमारे जीवन में काम है। इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज पढ़ाई गई जो हमारे जीवन में काम आई? पहले जो हमारा 555 मॉडल था, 5 साल तक बच्चों को इतना फिजिकली फिट कर देते थे, मेंटली फिट कर देते थे। सिलेबस इस तरीके का डिजाइन किया हुआ था, उसको वेद पढ़ाते थे, पुराण पढ़ाते थे, वाल्मीकि रामायण पढ़ाते थे, महाभारत की घटनाएं सिखाते थे, उसको अष्टांग योग सिखाते थे, पेड़ पे चढ़ना, पेड़ से उतरना,
सूर्य नमस्कार करना, शीर्षासन करना, वज्रासन करना, मतलब उसको 5 साल में प्राइमरी में इतना तन मन से स्वस्थ कर देते थे कि उसकी क्षमता कई गुना ज्यादा हो जाती थी। फिर 5 साल के सेकेंडरी में उसको सारे विषय पढ़ाते थे। आज की डेट में हम कहते हैं कि बस्ता बहुत बड़ा हो गया, जबकि 10 किताब होती थी, पहले 20 किताब होती थी, 20 विषय पढ़ाया जाता था। वो 20 विषय बच्चा इसलिए पढ़ लेता था कि शुरू के 5 साल उसने कुछ नहीं पढ़ा, केवल तन मन को उसने मजबूत किया। और जब 10वीं कर लिया, अब बोला एक काम करो, आगे पढ़ना तो पढ़ो, नहीं जाओ अपने काम में लग जाओ। जो वैद्य का बेटा होता था अपने पिताजी के साथ लग जाता था, जो नाई का बेटा होता था अपने पिताजी के साथ लग जाता था, जो पंसारी का बेटा होता था अपने पिताजी के साथ लग जाता, सब अपने अपने काम में लग जाते थे। न रिजर्वेशन का टेंशन, न एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टेंशन, किसी और का टेंशन नहीं। बढ़िया संयुक्त परिवार में रहते थे, ज्वाइंट परिवार में रहते थे, भाई भाई में प्रेम रहता था, बच्चे पिताजी का सम्मान करते थे, पिताजी बच्चों से प्यार करते थे, सब बढ़िया चल रहा था। आज की डेट में क्या हो गया? कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम डिस्टॉर्ट हो गया। तो बात वही आ गई कि ये जो अशांति फैली है, इसका एक ही इलाज है, भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। संविधान भी यही कहता है, समान शिक्षा होनी चाहिए। समान शिक्षा के लिए करना क्या है? एक कानून है, राइट टू एजुकेशन, आप सब लोग जानते होंगे, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसमें केवल एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, इक्वल। तो क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी RTE है और RTE हो जाएगा, राइट टू इक्वल एजुकेशन। जैसे GST काउंसिल एक एजुकेशन काउंसिल बनाइए, जैसे रेलवे बोर्ड है, ऐसे एक एजुकेशन बोर्ड बनाइए। एक्सपर्ट कमेटी डिजाइन कर देगी, पूरे देश का मैथ का सिलेबस पढ़ लेगी, उसमें से बढ़िया जो 40 चैप्टर 50 चैप्टर निकालना निकाल लेगी। केमिस्ट्री के कॉमन सिलेबस हो सकता है, बाकी सारे विषयों कॉमन सिलेबस हो सकता है। अंतर केवल इतना अपनी भाषा का है, तो भाई ठीक है, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़ेंगे। सिलेबस और करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? हो सकता है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए जरा। अब सवाल ये आया कि सब नर करें परस्पर प्रीति, ये परस्पर प्रीति कैसी लाई जाए? तो परस्पर प्रीति लाने का तरीका यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 3 भाषा पढ़ाओ। आर्टिकल 351 कहता है हिंदी संस्कृत पढ़ाओ, आर्टिकल 344 कहता है एक भाषा और पढ़ाओ, अपने स्टेट की भाषा पढ़ाओ। तो मतलब 3 भाषा पढ़ाना है। 3 भाषा में सामान्यतः यहां पे इंग्लिश, मराठी और संस्कृत क्या पढ़ाते हैं? आप ऐसे पढ़ाते होंगे, हिंदी पढ़ाते होंगे, हिंदी मराठी और संस्कृत, या हिंदी मराठी इंग्लिश ऐसे पढ़ाते होंगे। संस्कृत नहीं पढ़ाते यहां पे? होगा, हाँ पढ़ाते होंगे। अब आप ये मुझे बताओ कि संस्कृत जब पढ़ाया जा रहा है तो संस्कृत में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाई जा रही है? हमारा वेद संस्कृत में है कि नहीं है? वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है कि नहीं है? तो वेद लगा दो, वाल्मीकि रामायण लगा दो, बच्चा संस्कृत लैंग्वेज भी सीखेगा, राम के चरित्र को भी सीखेगा, भगवान राम दशरथ जी के साथ कैसे बिहेवियर करते थे वो भी सीखेगा, भगवान राम कौशल्या माता के साथ कैसे बिहेवियर करते थे वो भी सीखेगा, भगवान राम सीता जी के साथ कैसे बिहेवियर करते थे वो भी सीखेगा, भरत लक्ष्मण के साथ बिहेवियर कैसे करते थे वो भी सीखेगा। उसके अंदर धीरे 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 राम का चरित्र आना शुरू हो जाएगा। ये बताइए उसका व्यवहार अच्छा होगा कि नहीं? संस्कृत भाषा भी सीख लिया, संस्कृत ग्रामर भी सीख लिया, इसी बहाने रामायण भी सीख लिया, वेद भी सीख लिया, और व्यवहार भी अच्छा हुआ, बड़ों से अच्छी तरीके से सम्मान के साथ बात करेगा, माता पिता के साथ सम्मान करेगा, गुरुओं का सम्मान करेगा, समाज में शांति से रहेगा, पत्थरबाजी नहीं करेगा। दूसरी भाषा पढ़ाते हैं हम, हिंदी पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं पढ़ाते? अब हिंदी जब पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाना? ये तुलसीदास जी का रामायण हिंदी में है कि नहीं है? है भाई, 7 कांड है, एक एक कांड एक एक क्लास में लगा दो, पहली से या दूसरी से के कांड मान लो पढ़ाना शुरू किया, तो 7वीं 8वीं आते आते पूरा उसने रामचरितमानस पढ़ लिया कि नहीं? इंग्लिश भी सिखाते होंगे, एक लैंग्वेज इंग्लिश भी पढ़ाते होंगे आपको, भगवत गीता इंग्लिश में उपलब्ध है,
18 चैप्टर है। अगर 3-3 चैप्टर एक एक क्लास में डालें, 8वीं आते आते बच्चा हमारा पूरा भगवत गीता भी पढ़ लेगा। जो 3 भाषा पढ़नी है उसके लिए 3 अलग अलग किताब की जरूरत नहीं है, प्राइवेट किताबों की जरूरत। इंग्लिश की बजाय आप उस इंग्लिश के लैंग्वेज सिखाने के लिए आप भगवत गीता डाल दो उसको, हिंदी की लैंग्वेज सिखाने के लिए आप उसको रामचरितमानस डाल दो, संस्कृत सिखाने के लिए उसको वेद डाल दो। 8वीं आते आते वेद का ज्ञान हो गया, रामचरितमानस का ज्ञान हो गया, और आपको भगवत गीता का भी ज्ञान हो गया, वेद का भी ज्ञान होगा। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे भारत तो सेकुलर हो गया, ऐसा किसी के दिमाग में आ रहा है क्या कि भैया सेकुलर हो गया तो रामायण गीता कैसे पढ़ाएंगे? जितना मैंने संविधान को समझा है, जाना है, संविधान कहीं नहीं रोकता है कि आप रामचरितमानस मत पढ़ाओ। एक होता है धर्म, एक होता है पंथ। एक मैंने लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया है रिलीजन और धर्म को अलग अलग करने के लिए। बड़ा उसमें कंसेप्शन हो गया है, केंद्र सरकार के 5 मंत्रालयों को नोटिस भी जारी हुआ है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता और रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता। धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। सेकुलरिज्म का मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं होता, सेकुलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्ष होता। धर्म और रिलीजन में अंतर समझिए। जहां पे केवल एक गॉड की पूजा हो, एक ही किताब पढ़ने की पाबंदी हो, उससे बाहर जाने की आप आजादी ना हो, उस किताब पे तर्क वितर्क या उस किताब में लिखी हुई बातों पे सोचने की भी आजादी ना हो, ध्यान से समझिए, उस किताब में लिखी हुई बातों पे तर्क करने की भी आजादी ना हो। अगर आपने तर्क किया तो भी गड़बड़ है, उसको कहते हैं रिलीजन। समझ गए? एक ही गॉड, एक किताब, एक ही तरीका, एक ही त्योहार मनाने का तरीका, सब कुछ एक हो, उसको कहते हैं रिलीजन। धर्म ये नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सनातन धर्म है। धर्म इसलिए कह रहा हूं, आप राम की पूजा करो तो भी हिंदू, कृष्ण की पूजा करो तो भी हिंदू, सरस्वती की पूजा करो तो भी हिंदू, दुर्गा की पूजा करो तो भी हिंदू, गणेश जी की पूजा करो तो भी हिंदू, हनुमान जी की पूजा करो तो भी हिंदू, किसी की भी पूजा न करो तो भी हिंदू, आस्तिक हो तो भी हिंदू, नास्तिक हो तो भी हिंदू, नवरात्रा व्रत रखो तो भी हिंदू, गणेश चतुर्थी मनाओ तो भी हिंदू, नहीं मनाओ तो भी हिंदू, रामायण पढ़ो तो भी हिंदू, रामायण न पढ़ो तो भी हिंदू। और सबके बाद भी आपको इतनी छूट है कि आप रामायण में लिखी हुई बातों पे अपना दिमाग लगा के तर्क कर सकते। दूसरी जगह छूट है क्या? इसलिए बाकी रिलीजन है और ये धर्म है। संविधान धर्म की शिक्षा देने में कोई बैन नहीं करता, संविधान पंथ की शिक्षा देने पर रोक लगाता है।